संबोधित करने मैं का बुलाना मौका दिया चाहूंगी जाएगा। थैंक यू। जे हमारे अतिथि के बारे में बताए। रमाकांत, नाउ यू मे टेक ओवर। धन्यवाद अंकित। नमस्कार सर। अब सर नमस्ते हम 19 नमस्ते आप जून सभी को। जाने के लिए बहुत ही उत्सुक है, इसीलिए मैं बुलाना 19 जून चाहूंगी 1992 में राजस्थान के जे हमारे डूंगरपुर में अतिथि के बारे में जन्मे बताए। रमाकांत, राजकुमार नाउ रोज यू मे साल टेक ओवर। 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के विधायक के रूप में चुने गए थे। नमस्ते नमस्ते उन्होंने आप यह सभी जीत को। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की 84 विधानसभा 19 जून 1992 में राजस्थान के डूंगरपुर में भारतीय ट्राइबल पार्टी से 14,000 मतों से अपने नाम की, जहां एक समय राजकुमार डूंगरपुर के जंगली इलाकों में आदिवासियों में अलग जगह घूमा करते थे, वहां उनका राजनीति में आना और पहली बार में विजय होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। साल 2014-15 में डूंगरपुर कॉलेज के अध्यक्ष रहे राजकुमार रोज का राजनीति में आने का लक्ष्य शुरू से ही साफ रहा। उन्होंने इसी साल राजस्थान प्रशासनिक सेवा में बैठे और पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते हुए अपने साथियों के साथ दूर दराज के आदिवासी बहुल इलाकों में जल जंगल जमीन के मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू कर दी। इसी तरह राजनीति में आकर राजकुमार रोत ने लोकतंत्र का मंदिर कहलाने वाली विधानसभा में आदिवासियों की आवाज बनने के लिए यह रास्ता चुना और जीत के बाद लगातार इस पर कार्यरत है। राजकुमार रोत ने राजनीति में आने के अपने मकसद पर कहा था कि राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों की कभी गंभीरता से परवाह नहीं की, उनकी समस्याएं तथा मूलभूत जरूरतें जस की तस है, इसलिए उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया और अपने तमाम तीर और तलवार के साथ चुनावी रण में कूद पड़े। राजकुमार रोत के व्यक्तित्व जीवन की बात करें तो दो बहनों के इकलौते भाई रोत के पिता का निधन बहुत पहले हो गया था। उनकी बड़ी बहन सरकारी सेवा में और वही उनकी प्रेरणा स्रोत रही। रोत भील विद्यार्थी मोर्चा से जुड़े रहे हैं और अपने बाइक से आसपास के सारे आदिवासी और बाहुल्य इलाकों की खाक जान चुके हैं। सीधा सरल व्यक्तित्व और अपनायत से भरी आवाज में हम लोगों से सीधा संवाद करने वाले रोत ने धीरे धीरे मतदाताओं में अपनी पैठ बना ली और उसी का नतीजा था कि एक कद्दावर राज्य मंत्री के सामने राजनीति के सुरगुरुट को 64,119 मत मिले और वह 12,934 वोटों से जीत गए। इस दिलचस्प जीत में विधायक बनने के बाद उनके लिए अपनी सरकारी और करियर से ज्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा में लाखों लाख आदिवासियों की आवाज बनना और ऐसी आवाज बनना जिसकी अनदेखी नहीं की जा सके सबसे बड़ा लक्ष्य रहा। अब डिजिटल बाल मेला के मंच पर बच्चों को इसी आवाज को उठाने और देश भर के सामने लाने का हौसला देने के लिए राजकुमार रोत बच्चों से संवाद करेंगे, जिसमें वो बच्चों को राजनीति में जोश या होश का सबसे जरूरी अध्याय पढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। जी धन्यवाद रमाकांत। राजनीति शेयर करें। आप हमें सुन आवाज। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। सर अब आप अपना राजनीतिक अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप सभी को पहले तो इस कार्यक्रम में जो जुड़े हैं हमारे राजस्थान के प्यारे प्यारे बच्चे जो आज कोरोना काल में मतलब कहीं न कहीं विद्यालय से दूर हैं और घर पे मस्ती कर रहे हैं, साथ में पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं और अपना मतलब बचपन गुजार रहे हैं। राजस्थान के इन सभी नन्हे बच्चों को मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते, आप सभी को हमारा हार्दिक जोहार, अभिनंदन। आज ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के लिए मुझे कई दिनों से बात मिल रही थी, संपर्क साधा जा रहा था और इस कार्यक्रम को जो आयोजन कर रहे हैं, जो आयोजन करता है, उनको भी मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इन बच्चों को राजस्थान असेंबली से जुड़े हुए सारे पॉलिटिकल लीडरों को जोड़ा और उनके जो जीवन है, उनके जो विचार हैं, उनको हमारे जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करने का अवसर प्रदान किया। एक जब हमने जो हमारा जो बचपन था, मेरा जो परिचय तो बता ही दिया, लेकिन मैं जो बताऊं कि मैंने छठी 7वीं क्लास में आके हमने एबीसीडी सीखी थी। छठी से 7वीं क्लास में आके 6-7 में हमने एबीसीडी सीखी थी। हमारा जो बचपन था और आज का जो बच्चे हैं जो जुड़े हैं
काफी डिफरेंस आया है। और आज जो ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि राजस्थान असेंबली और कई शायद केंद्र के लीडर भी जुड़े थे पहले पूर्व जो कार्यक्रम हुए, कि आप सौभाग्यशाली हो कि लीडरों के साथ जुड़े, उनसे वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है। आप ये टेक्नोलॉजी का इतना बेनिफिट आप पा रहे हो जो हमारे बचपन में हमें नहीं मिला था। लेकिन हमारा जो बचपन था वो पहाड़ों में, नदियों में, खेतों में, पेड़ पौधों के बीच में छोटे छोटे जो खेल होते थे, गुल्ली डंडा है, कबड्डी है, ऐसे हमारा बचपन गुजारा हम लोगों ने। और आज आप जो हो, हम लोगों से सीधी वार्तालाप कर रहे हो। हमारा एक अवसर था, उस समय हम एमएलएस के बारे में नाम सुनते थे, सिर्फ नाम सुनते थे कि एमएलए ऐसे हुआ करते हैं, जब हमारा बचपन था। और आज आप लोग सौभाग्यशाली हो, ये टेक्नोलॉजी का कहीं न कहीं बेनिफिट, और साथ ही आज जो आयोजन कर रहे हैं उनकी बदौलत मैं आप सबसे मिल रहा हूं और आप इस असेंबली के जो सदस्य हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हो। मेरा जो राजनीतिक अनुभव रहा, हर बच्चा जानना चाहता है। बच्चा बचपन में ही अभी तय कर लेता है, मतलब एक सोच डेवलप होती है। अपने अभिभावक पूछते हैं कि बेटा क्या बनेगा, बेटी क्या बनेगी, तो हमारी बेटी गर्व से कहती है कि मैं ये बनूंगी, कोई कहती है मैं आरएस अधिकारी बनूंगी, कोई आईएएस बनूंगी, कोई डॉक्टर बनूंगी कहती है। कोई हमारा बच्चा है कि मैं सीएम बनूंगा, कोई कहता है पीएम बनूंगा, कोई एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा। सब अपनी अपनी सोच रखते हैं। तो आपको मैं मेरे माध्यम से कहना चाहूंगा कि जीवन में एक चीज ठान लेनी है कि हमें कहीं भी कभी भी निराश नहीं होना है। और कोई भी एक बार, भले कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, परिवार की कोई बात हो, अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई बात हो, हमें कभी भी कुछ ऐसा निराशाजनक बात या परिणाम मिलता है तो हमें हार नहीं माननी है, हमें दुखी नहीं होना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि मुझे आज ये जो चीज मिली है या मैं आज जो काम कर रहा हूं उस काम में अगर रुकावट आई है, आज मैं मान लो एक क्लास में पढ़ रहा हूं, उस क्लास में मेरा एग्जाम सही नहीं गया है या मार्क्स कम आए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को हमेशा ठानना है कि मैं और बेहतर करूंगा, आने वाले समय में और मेहनत करूंगा। मेरा जो राजनीतिक जो करियर है, आप लोग सब इच्छुक होंगे कि हम सबसे ज्यादा जाने कि राजनीतिक में कैसे आए। तो मैं जब बचपन में पढ़ रहा था, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद एक उत्साह महसूस किया था। जो काम कर रहा हूं उस काम में रुकावट आई है, आज मैं मान लो एक क्लास में पढ़ रहा हूं, आवाज आपकी कट रही है। मतलब मैं कॉलेज में आने के बाद एक उत्साह आया कि हम कॉलेज में आ गए हैं, और कॉलेज में आके पहली बार हमें राजनीति में कदम रखने मिला। और कॉलेज यूनियन के अंदर मतलब हम एसएफआई, एबीपी और हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा नाम के एक नया संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद हम कॉलेज राजनीतिक में उतरे और हमने पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक में कदम रखा, राजनीतिक के बारे में जाना और लीडरशिप करने की एक कहीं न कहीं डेवलप हुए हम लोग खुद। क्योंकि हमने 10 लोगों को इकट्ठा किया, 5 लोगों के सामने बोलने की मतलब कोशिश की, 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, धीरे धीरे कोशिश करते गए और आज हम हजारों लाखों लोगों के सामने भी बोल सकते हैं। तो हमें कहीं भी किसी भी जगह मंच मिले, हमें स्कूल में कार्यक्रम का मंच मिले, कॉलेज में कहीं मिले, तो हमें मंच संभालना है, मंच संभाल के मंच पे हमें बोलना है, लीडरशिप करना है, हमें अच्छा वक्ता बनना है। तो आप लोग भी भविष्य में अच्छी पोजीशन पे हमारे जैसे लीडर भी बन सकते हो। मैं मेरे इलाके में आज प्रत्येक बच्चा मेरे प्रति एक भावना प्रकट करता है कि राजकुमार आया। वो एमएलए साहब ये नहीं कहते राजकुमार, क्योंकि वो प्यार से कहते हैं मुझे। सबके हमारे इलाके में जितने जो बच्चे हैं सबके मुंह पे हमारी मतलब मेरा नाम रहता है कि नहीं राजकुमार आया, राजकुमार आया, एमएलए साहब आए, कई लोग ये कहते हैं। तो मुझे खुशी होती है। और मैंने विधायक कोटे से मेरा जो था, मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे इलाके में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना बेहतर कर सकूं। तो मैंने जितनी हमारे इलाके में जो स्कूलें हैं उन सभी स्कूलों में मेरी ओर से बेंचे हैं, कंप्यूटर है, इसके बाद दरी पट्टियां हैं, जो जो सुविधा है उन सभी सुविधाओं को मैंने कोशिश की कराया है। और आप सभी बच्चों से मेरा प्यार भरा स्नेह, और आपसे हालांकि इस कार्यक्रम में
सुना था कि बच्चे कई सवाल जवाब करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अब आगे ये जो हमसे जुड़े हुए हैं अपनी क्या क्या बात है वो रखें, तो हम ताकि बता पाए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे सभी साथी आपसे अपने सवाल पूछने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन अपने सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हमारे साथी या हमारे फ्रेंड्स या हमारे गेस्ट बोल रहे होंगे तब हम बीच में नहीं बोलेंगे। हम सब एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और जब हमारी टर्न आएगी तभी हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो आइए अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अपना पहला सवाल पूछेंगे गोपाल सेवक। गोपाल, क्या आप हमें सुन सकते हैं? लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से गोपाल हमारे बीच नहीं है। प्रतीक शर्मा अपना सवाल पूछे। जी, आभार माही। नमस्कार सर, सर्वप्रथम नमस्ते। आपका स्वागत है यूथ वर्ल्ड के डिजिटल प्रांगण में। जो प्रश्न मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ, राजनीति में आने के लिए तो एक उम्र तय है, पर राजनीति से जाने के लिए उम्र तय क्यों नहीं है? अगर कोई रिटायरमेंट की उम्र होगी तो इससे बहुत फायदा होगा, मुझे ऐसा मानना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जो सरकारें बनने के बाद गिरती हैं वो युवाओं के ही, जो ऑपोजिशन होता है इंटरनल ऑपोजिशन पार्टी के, उसी की वजह से गिरती हैं। देखा जाए, अभी सचिन पायलट जी गुस्सा हो गए थे क्योंकि जो बहुत अनुभवी नेता हैं उन्हें दिया गया राज्य करने के लिए, उन्हें एक युवा नेता को नहीं दिया गया। यही महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। तो अगर एक रिटायरमेंट की फिक्स एज हो जाएगी तो मेरा ऐसा मानना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या ये कर सकते हैं हम? देखो, आपका जो सवाल है काफी डिफिकल्ट सवाल आपने किया। आपकी बात भी सही है, क्योंकि एक जो समय था उस समय हमारे जो लोग हैं, जो लीडर होते थे, उनसे सवाल जवाब नहीं करते थे और वो लीडर अपने हिसाब से चलते रहते थे और एक मतलब तरीका था। और आज जो इतना हुआ है कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक सवाल आता है कि लीडर के लिए क्या है, लीडर की क्या क्या सुविधा है, जो मतलब एमएलए है, एमपी है, किसको क्या क्या सुविधा मिल रही है, उसको क्या सैलरी मिल रही है, उसकी उम्र क्या है, उसको लड़ने की उम्र क्या है और कब तक लड़ सकता है। तो आपका जो सवाल है कि इसके रिटायरमेंट का एक निश्चित समय होना चाहिए, चलो ये वाजिब सवाल है। मेरा जो राजनीतिक कैरियर रहा है, मैं 25 साल की एज में 25 साल 8 महीने 8 मंथ हुए थे, मैं चुनाव लड़ा था। तो जब मैंने फॉर्म भरा एमएलए का, तो उस समय बंद कर दे। हाँ, तो कई जगह कई तरीके से बातें आ रही थी। तो फिर हमें पता चला कि चुनाव लड़ने के लिए, एमएलए बनने के लिए 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अपन ये कर सकते हैं। हमारे लोगों ने मदद की। और आपने जो सवाल है कि एक निश्चित उम्र होनी चाहिए, कि जैसे कर्मचारी है उसको 60 साल के बाद रिटायरमेंट का जो प्रावधान है, हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो 70 साल 80 साल तक भी चुनाव लड़ते हैं। तो मेरा इसमें जो मानना है कि हमें एक उम्र भी होनी चाहिए, प्लस एक फिजिकल, मतलब जो लीडर है वो फिजिकली कितना स्ट्रांग है, मानसिक रूप से और फिजिकल से कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उस लीडर के हाथ में हमारे देश या हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र की कमान रहती है। अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, मतलब परिपक्व नहीं, अच्छा नहीं है, तो फिर वो हमारे इलाके के लिए काम नहीं कर पाएगा, हमारे क्षेत्र है, हमारे राज्य या देश के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो इसका आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं यही दूंगा कि होना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई लास्ट चलो सरकारी कर्मचारी को 60 साल का है, तो पॉलिटिकल लीडर है उसका 70 साल तक का लास्ट होना चाहिए, कि भाई 70 साल बाद उनको राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। हेलो जी सर, आभार सर। अब हमारी साथी प्रियंका अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर, मैं प्रियंका माल, जयपुर राजस्थान सनराइज चिल्ड्रन अकेडमी की छात्र हूँ। और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि सर, राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में 42% है, जबकि वह शहरी क्षेत्र में 63% है। तो हम
इसके लिए क्या करें जिससे हम अपने राजस्थान की शिक्षा मॉडल की मिसाल ले आने वाले कुछ वर्षों में? तो आपका बेहतर सवाल है। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है। फर्स्ट कदम तो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, हम लोगों को उठाना चाहिए। इसके बाद एक सामाजिक मूवमेंट होना चाहिए कि एक हमारी जो महिलाएं हैं कहीं न कहीं एक सामाजिक बंधनों में बंधी हुई होती है। कई जगह, कई क्षेत्रों या कई समाजों में ये चीज होता है कि महिला को पढ़ाना ज्यादा या फिर नौकरी में भेजने की ज्यादा इच्छुक या मतलब ऐसी मानसिकता रहती है। तो जो साक्षरता की जो बात है, तो महिलाओं के लिए हालांकि गवर्नमेंट ने कई ऐसी योजना बना रखी है कि उनको कहीं न कहीं आगे बढ़ावा मिले। बालिकाओं के लिए कई छात्रवृत्ति योजना भी है। तो हमें जो जो आंकड़ा है ग्रामीण इलाके में, जो साक्षरता का जो आंकड़ा है, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में जरूर कोशिश करेंगे। और आपका जो सवाल है उसके माध्यम से राजस्थान की सारी जनता को मैं बताना चाहूंगा कि एक पुरुष और महिला के बीच में जो भेदभाव का जो चल रहा है, सबसे पहले तो उस भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी जो मानसिकता है उस मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। एक जो पुरुष कर सकता है वही काम एक महिला कर सकती है और उससे बेस्ट काम कर सकती है। तो इस भावना के अनुरूप हमें हमारे पूरे राज्य में या देश में ये विचारधारा फैलानी पड़ेगी और ग्रामीण इलाकों में विशेष करके गवर्नमेंट द्वारा एक अभियान चलाने चाहिए और सामाजिक जो सोच है उसमें भी परिवर्तन लाने की जरूरत है काफी। जी सर, अब ध्वनि खंडाल अपना सवाल पूछे। ध्वनि, क्या आप हमें सुन सकती है? यस, बोलो। मैं ध्वनि खांडल ग्वालियर से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ऐसे में हमारा हाँ बेटा, ये आपने जो कहा कि मतलब आपने कहीं कहीं सुना होगा या फिर कहीं कहीं पढ़ा होगा कि बच्चों को राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। बेटा, आपको ये जो बताया गया है कि मतलब एक देश में एक चल रहा है कि राजनीतिक गंदी चीज होती है। एक मतलब ऐसी हवा बनी हुई है कि राजनीतिक गंदी चीज होती है। अच्छे लोगों को या फिर बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मतलब कहीं के दूर रहना चाहिए कि राजनीतिक जो शब्द है मतलब उसका अर्थ होता है राजनीति। मतलब देश के अंदर जो सरकार जो बनती है, सत्ता में जो आती है, और इस इलाके में हमारे देश में जो नीति बनाने का मतलब जो सरकार बनती है वो नीति बनाती है। तो हमारा देश ही लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक देश है। तो उसमें प्रावधान ये है, हमारा देश ही इस हिसाब से चल रहा है कि पॉलिटिकल लीडर हमारे चुन के जाएंगे, जनता उसको मत देगी और वो राजनीतिक में जाएगा, तो ही हमारा देश व्यवस्थित तरीके से चलेगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी को या फिर हमारे इलाके में ये माहौल क्रिएट करेंगे कि राजनीतिक गंदी चीज है, ऐसा होगा तो फिर अच्छे लोग जा नहीं पाएंगे। और प्रत्येक, मैं तो ये कहूंगा आपका जो सवाल है उसके माध्यम से कि सभी बच्चों को राजनीति के बारे में कहीं की जो राजनीतिक जो है कि हमारे देश की व्यवस्था कैसी है, क्या है, कौन कौन सी पार्टियां है, उसको एमएलए कैसे बनते हैं, सांसद कैसे बनते हैं, इनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। आप लोगों को राजनीतिक से दूर रखने की जो बात है उसमें मैं मेरी ओर से सहमत नहीं हूँ। बच्चों को और भी इंटरेस्ट होना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। जी सर, ऐसे में हमारे भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनी प्लीज एक ही क्वेश्चन पूछे। अब काव्य गादिया अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम काव्य गादिया है। सर, मैं भी बड़ा होकर राजनीति में उतरना चाहता हूँ। सर, मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि आजकल देखा जाता है कि युवा लोग जोश में काम लेते हैं, होश से नहीं। तो राजनीति में ये बात कहाँ तक सही है? देखो, आपने जो पहले बताया कि मैं भी कोई बच्चा हूँ अभी और बड़ा बन के राजनीति में आना चाहता हूँ, मतलब आपके अंदर अभी से जोश जुनून पनप रहा है। तो आपका जो बताया कि राजनीति में युवा लोग
जोश से, मतलब होश में, ऐसा कुछ बताया आपने, आवाज थोड़ी कट रही थी। तो युवा जो ब्लड है, आ, ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग लोग हैं काम नहीं कर सकते, बुजुर्गों के पास तजुर्बा बहुत होता है, उनको अनुभव काफी होता है। लेकिन राजनीतिक में या कहीं किसी भी जगह सबका अनुपात होना चाहिए। युवा भी होने चाहिए, हमारे जो अनुभवी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी होने चाहिए, सब लोग होने चाहिए। हमें युवाओं को बुजुर्गों से सीखना भी चाहिए। और जब तक हम देश का इतिहास पढ़ते हैं, देश की आजादी का जो इतिहास पढ़ते हैं, इसमें कहीं न कहीं जितना योगदान गांधी जी का रहा है, वही हम कहें तो जैसे कि हमारे ये चंद्रशेखर जी आजाद हैं, भगत सिंह हैं, उनका भी योगदान रहा है। तो मतलब वो भी एक युवा ब्लड थे और उन्होंने कहीं न कहीं अच्छा काम किया। तो राजनीतिक में भी युवा आएंगे आगे तो कहीं न कहीं अच्छा इस क्षेत्र को, हमारे राज्य को और हमारे उनका भविष्य बेस्ट होगा। आपका जो है कि युवा ऐसा कहीं कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे देश या हमारे राज्य को कहीं कहीं मतलब चोट पहुंचे या कहीं कहीं हानि हो, ऐसा युवा काम नहीं करेगा। क्योंकि युवा जो ब्लड होगा वो हमेशा देश हित में, राज हित में ही सोचेगा। इसलिए युवाओं को आना चाहिए आगे और राजनीतिक में कदम रखना चाहिए और अपने देश और अपने राज्य की जो व्यवस्था है उसमें भागीदार बनना चाहिए। जी सर। अब निशा प्रजापत अपना सवाल पूछे। निशा, क्या आप हमें सुन सकती है? निशा प्रजापत। क्या मैं पूछ सकती हूँ दीदी? तो बिल्कुल अपना बिल्कुल। सवाल पूछिए। रौनिक जैन। नमस्कार सर, मैं रौनिक जैन आज के सत्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो सर मेरा आज का सवाल है कि आज के समय में देश की स्थिति को देखते हुए युवा राजनीति जोश या होश क्या होना चाहिए युवा राजनीति में? देखो, युवा राजनीति में आपने जो बताया कि जोश और होश, दोनों चीजें जो हैं, जोश मतलब किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर एक जुनून, जोश होना चाहिए, तो वो भी होना चाहिए। और इस जोश के साथ साथ, इस जोश के साथ साथ हमें होश में भी रहना है। क्योंकि जोश में ये कहा, जैसे कि मैं आज बताऊं, मैं एक विधायक हूँ और कहीं न कहीं युवा हूँ, तो मेरे अंदर एक जोश जुनून है। और जोश जुनून के साथ साथ मतलब मैं होश में भी मतलब रहता है कि मैं होश में रहूं, कि मेरी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं हो जाए या मेरी तरफ से ऐसा कार्य नहीं हो जाए जो हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हो। कहते कहते हैं कि जो होश में आके मतलब जोश में आके होश खो बैठना, तो ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए। और आज का जो युवा पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब चीज समझता है और जोश जुनून के साथ कार्य करता है और इतना जल्दी होश में आके गलत काम कभी नहीं करेगा। तो आपका जो सवाल है कि होश में जोश में आके होश नहीं खोना है, तो वो नहीं खोएंगे, पक्का नहीं खोएंगे। जी सर। अब नव्या रानी अपना सवाल पूछे। नव्या। तनिषा जैन अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर, मेरा नाम तनिषा जैन है। मैं राजस्थान के जयपुर नमस्ते। जिले से हूँ। राजस्थान के जयपुर जिले से हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती समय हमारे साथ व्यस्त कर रहे हैं सर। तो मेरा यह प्रश्न है कि धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया में भेदभाव बहुत, हमारे जो नेशन है उसमें भेदभाव हो रहा है सर जी, आरक्षण फैल रहा है सर, जो कि जिसमें सर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कि मैं आपके पद में होती तो मैं सबसे पहले आरक्षण को खत्म करती, जिससे कि उसमें क्या होता है कि जो नीची जाति वाले होते हैं उनके 40% में ही उन्हें पास कर दिया जाता है, और जो 90% 90% ऐसे कुछ मार्क्स लाते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है सर। जैसे कि टीचर, अगर टीचर 40% मार्क्स लाएगी तो उन्हें पास कर दिया जाएगा। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने जो बताया बेटा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा कि
अगर मैं आपकी जगह होती या पॉलिटिकल में आती तो आरक्षण खत्म करती। जैसे कि आपने अपने परिवार में, आसपास के वातावरण में ये महसूस किया, आपने महसूस किया क्योंकि आपने तभी तक कोई कंपटीशन एग्जाम दिया नहीं, और ऐसा कोई आपने खुद ने स्वयं फेस नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपका आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण में आपको ये बातें मिली। तो इस बारे में मैं जो कहना चाहूंगा कि आरक्षण क्या चीज है, आरक्षण की व्यवस्था देश में क्यों हुई, आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी और आज भी जरूरत क्यों है। तो आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक भी बच्चा यहां नहीं जुड़ा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र से एक भी बच्चा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर आपकी आवाज आ रही। हाँ, तो जैसे कि इस कार्यक्रम में मेरे विधानसभा क्षेत्र से लगभग एक भी बच्चा नहीं जुड़ा हो पाएगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 92% एसटी है, मतलब आदिवासी है। अभी जो कोरोना के समय में सरकार 2 साल से डिजिटल, मतलब एक मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें बच्चों को पढ़ा रही है। आज शहर का जो बच्चा है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसको इतना इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारे जो गांव में रहने वाला बच्चा, जिसके पास उसके घर में कहीं फोन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इंटरनेट कैसे कैसे चलता है, क्या है, उसको कुछ पता नहीं है। वही चीज है, इसीलिए जरूरत है आरक्षण की कि जिस इलाके में, जिस समाज में आज भी बहुत पिछड़ा समाज है, जो उनको आज भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज मार्केट का बच्चा या उच्च वर्ग का बच्चा बचपन से ही इंटरनेट पे या मैकबुक या कंप्यूटर पे पढ़ाई करता है, और गांव के बच्चे और या एसटी एससी या जो आरक्षित वर्ग है उनके बच्चे आज भी किताबों के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने चप्पलों के लिए आज भी कहीं न कहीं तरसते हैं। ये स्थिति है। इसलिए आरक्षण इसलिए व्यवस्था की गई है कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक समाज इस देश की हर प्रत्येक चीज में अपनी भागीदारी निभाए, क्योंकि हम आरक्षण चीज खत्म कर देंगे तो गाँव में रहने वाला जो बिल्कुल पिछड़ी जाति का व्यक्ति बच्चा है वो कभी आगे नहीं आ पाएगा। तो हमारे देश में भी 2 बंटवारे हो जाएंगे, एक तो उच्च वर्ग जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से डेवलप हो जाएगा, और एक जो समाज जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब ही होता जाएगा, मतलब अमीर है वो अमीर ही होता जाएगा, गरीब है वो गरीब ही होता जाएगा। आरक्षण अगर खत्म हो गया तो ये बहुत बड़ी खाई हो जाएगी हमारे देश में। आरक्षण इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक समांतर आ जाए। आपका जो कहना था कि एक जो बच्चा जो अच्छे नंबर ला रहा है और उसको साइड किया जाता है, और जो थोड़ा कम नंबर ला रहा है इसको आगे लाया जाता है। तो इस देश में जो आरक्षण की व्यवस्था है कि प्रत्येक वर्ग को अपने अपने एक हिस्सा बांट दिया गया है। एसटी को इतना, तो एसटी का बच्चा है उसके लिए रिजर्व रखा गया है कि आपको इतने सीट तो मिलेगी सी। तो बेचारा जो गरीब घर का लड़का है जिसको भौतिक सुविधा नहीं मिली है, वो कहीं न कहीं एक अपनी जो विचारधारा है, अपने मतलब जो हमारा देश का जो समांतर चलने की जो भावना है उसमें आ जाएगा। और आरक्षण जैसी चीज खत्म हो जाएगी तो इस देश में काफी अराजकता फैल जाएगी, और जो गरीब है वो गरीब ही हो जाएगा, अमीर है वो अमीर ही हो जाएगा। बेटा, आपसे जो कहना चाहूंगा, प्रतिभा जो है, आप जो पढ़ रहे हो या आप जो अध्ययन कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। आरक्षण भी आपको कहीं आड़े नहीं आएगा। तो आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने दिमाग से निकाल देना है कि आरक्षण की वजह से हमारा देश में कुछ गलत हो रहा है, या आरक्षण की वजह से जो क्वालिटी का जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं पीछे हट रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आपका जो सवाल था, तो मैं आपका जो सवाल है उसका सम्मान भी करता हूं, लेकिन हमें हमारा जो पिछड़ी जाति का जो भाई है उसको अंगुली पकड़ के हमें साथ ले जाना है। हम देश की बात करते हैं, भारत देश की, और हम इस देश को डेवलप और विश्व में नाम कराना चाह रहे हैं। हमारा जो देश है उसको विश्व में प्रसिद्ध हो या विश्व में विकसित देश बन जाए, वो चाहते हैं। तो अगर विकसित देश तभी बनेगा हमारा देश, पूरे विश्व में विकसित तभी कहलाएगा, सर्वश्रेष्ठ तभी कहलाएगा कि हमारे देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हमारे देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विकसित होगा, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधा मिल जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति हर तरफ से सक्षम हो जाएगा, तभी हमारे देश का नाम विश्व में होगा। इसलिए हमें आरक्षण व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। धन्यवाद।
जी सर, थैंक यू। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगी हमारी डिजिटल बाल मेला की आन बान और शान जानवी शर्मा। जानवी अपना सवाल पूछे। धन्यवाद माही। नमस्कार सर, मैं राजस्थान के जयपुर जिले से जानवी शर्मा। मेरा सवाल है कि आप जब समझ गए हैं कि आपके क्षेत्र में बच्चे ऑनलाइन दुनिया से नहीं जुड़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी स्कूल की क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपने इन दिनों अपने स्तर पे उसके लिए क्या प्रयास किए सर? देखो, हम लोगों ने जो प्रयास किए कि जैसे कि गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है। इसके बाद गवर्नमेंट ने उस चीज को भी ध्यान में रखा कि ग्रामीण इलाकों में फोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी ये भी बनाई कि जितने जो टीचर्स हैं वो टीचर्स डोर टू डोर जाए, मतलब गांवों में जाके, पहाड़ियों में जाके, बच्चों के घरों में जाके उनको होमवर्क दे। तो हमने उस फॉर्मूले पे ज्यादा काम किया और जो हमारे जो अध्यापक थे, गवर्नमेंट जो टीचर थे, उनको मोटिवेशन किया हमने कि आपको गांवों में जाके, घरों में जाके, बच्चों को बुला के, खेत में बुला के, पहाड़ी पे बुला के, उस पेड़ के नीचे बुला के बच्चों को होमवर्क देना है और हर दूसरे तीसरे दिन उसको चेक करना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। काफी कठिनाई आई, लेकिन बच्चे जुड़े वापस इस चीज से और बच्चों को लगा कि पहले हम स्कूल जाते थे पढ़ना और अब लग रहा है कि हमारे टीचर जो हैं वो हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे पहाड़ों में आ रहे हैं। ऐसा उनको भी कहीं न एक प्रेम भावना वापस झलकी। और इसके अलावा भी जो हमारे जो ग्रेजुएट जो बच्चे थे, हमारी तरफ से उन सबसे गुजारिश की गई कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो बच्चे अपने परिवार में, अपने गांव में जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को भी पढ़ाए जाए, होमवर्क दे और उनको बेसिक जो चीजें हैं वो सिखाए। हम लोगों ने काफी कोशिश की और लगभग थोड़ी बहुत सफलता मिली। जितना ऑनलाइन माध्यम से जो बच्चा जुड़ा और जो अध्ययन कर रहा है, इतनी सफलता तो आज नहीं मिल पाई, लेकिन थोड़ी बहुत तो सफलता हमें मिली। धन्यवाद सर। जी सर। अब बिट्टू जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे वो अपना सवाल पूछे। बिट्टू अपना सवाल पूछे। बिट्टू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल इशू के कारण वह हमें नहीं सुन पा रहे हैं। हम अगला सवाल लेते हैं अक्षत का। अक्षत। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि हम बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और हमारे पढ़ाई पे बहुत प्रभाव पड़ा है। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पे बच्चों के पास कहीं तो मोबाइल नहीं है या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सरकार उसके लिए क्या कर रही है? देखो, सरकार तो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी स्कूलें खुल जाए, जल्दी से जल्दी स्कूलें खुल जाए और हमारे अक्षत भाई जैसे सारे बच्चे मर्डर गश्ती करते हुए स्कूल में बैग लेके आ जाए। सरकार तो ये चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो विशेषज्ञों ने इस कोरोना जो बीमारी आई है उसके लिए पहले चेतावनी दे दी कि आने वाली जो थर्ड लहर है वो बच्चों के बीच में आएगी। विशेषज्ञों ने कह दिया कि थर्ड लहर जो है वो बच्चों के बीच में आएगी। तो गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती और हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे दी कि थर्ड लहर बच्चों के बीच में आई और हम स्कूल खोल देंगे तो कहीं न कहीं अगर बाई चांस थर्ड लहर आती है और हमारे बच्चों को अगर नुकसान पहुंचाती है तो हमारे देश के लिए मतलब बहुत घातक चीज हो जाएगी। क्योंकि आप जो लोग हो हमारे देश का भविष्य हो, आपसे तय होगा कि इंडिया कैसा होगा। इसलिए जल्द कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे स्कूलें खोली जाएगी। लेकिन ये थर्ड लहर का क्या है, ये कुछ विशेषज्ञ हमारे जो मेडिकल की जो टीमें हैं इस देश में वही बता पाएगी कि इसको कैसे कैसे कंट्रोल करना है। और बेटा, आपके लिए सबके लिए वैक्सीन गवर्नमेंट तैयार कर रही है। आपको बहुत जल्दी वैक्सीन लगेगी और आप सबको बहुत जल्दी, आप पहले एक भावना रहती थी बच्चों में, मैं भी आपकी उम्र में था और आप में भी होता था स्कूल जाना मतलब थोड़ा बोझिंग लगता था, यार मैं कैसे जाऊं, क्या है। हाँ, लेकिन आज आपने 2 साल निकाल दिए घर पे, तो आप आज हो रहा है कि मुझे तो स्कूल जाना है कैसे भी करके। तो आपको चिंता मत करो, बहुत जल्द स्कूल के दरवाजे दिखाएंगे गवर्नमेंट। धन्यवाद सर। कोरोना की थर्ड वेव से बच्चों की पढ़ाई पे आगे प्रभाव पड़ेगा? अक्षत अपने आप को म्यूट करें।
लक्ष्य सेठिया अपना सवाल पूछे। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्य सेठिया, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अभी भी बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें अगवा करते हैं, उन्हें बेच देते हैं। ये सरकार इसमें काम भी करती है पर बहुत जन बच जाते हैं। तो इसमें सरकार को क्या करनी पड़ेगी इस सब को रोकने के लिए? बेटा आपका जो सवाल है कि सही बात है, आपने जो या तो आसपास आपके इलाके में फेस किया होगा, और ये जो चीज आपने जो बताई बेटा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं काफी इमोशनल कर गई ये चीज, क्योंकि हमने हमारे इलाके में काफी फेस किया है। मैंने पिछली विधानसभा सत्र में मतलब उठाया था ये बात कि हमारा घाटोल जो इलाका है, मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में घाटोल इलाका है, वहां बच्चों को जो गडरिये होते हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो लोग जो कारखाने वाले होते हैं, वो बच्चों को वहां से गिरवी में ले जाते हैं कि एक बच्चे को हम 1 साल के रखेंगे और उसको 1 साल के अंदर उसको 20,000 रुपए देंगे, ऐसे करके उसको गिरवी के तौर में, या फिर उनके अभिभावक वहां रख के आते हैं क्योंकि ऐसी आर्थिक स्थिति बनी हुई है वहां। तो इस तरह से जो बच्चों के साथ हो रहा है, तो उसके लिए सरकार ने हालांकि काफी पहल की है, और हमारे ये जो समस्या है उसका समाधान एक ही हो सकता है कि हम सबको, हमारे अभिभावकों को जागरूक बनना पड़ेगा, और हमें हमारे जो माता पिता है उसको सक्षम बनाना पड़ेगा। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, विशेषकर और कृषि को हम लोग कहीं न कहीं इतने तवज्जो नहीं दे रहे हैं, सरकारें भी नहीं दे रही है, हम आम लोग भी नहीं दे रहे हैं, कि जो खेती करने वाला व्यक्ति है उसको हम ऐसे ही समझते हैं कि वो तो मतलब बहुत निम्न कैटेगरी का व्यक्ति है, ये सोच डेवलप कर रहे हैं। और जो बच्चे किडनैप करने की जो बात आती है, बच्चे गिरवी रखने की बात आती है, वो कहीं न कहीं जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवार से ही ये चीजें, या उनके आसपास के लोगों से ही ये बच्चों वाला ये हो रहा है। तो हमें मूल जो समस्या है उस तक जाना पड़ेगा। हम आज मैं कहीं इनके सरकार का पार्ट हूँ, हमारी तरफ से काफी कोशिश रहेगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि हमें आसपास के जो इलाके में जो बच्चों के साथ ऐसी घटना होती है उसके लिए विशेष ध्यान देना है, और ऐसे कुछ भी हो तो नजदीकी पुलिस थानों में या सरकार कलेक्टर, संबंधित कलेक्टर, एसडीएम को इसकी सूचना देनी है, और ये चीज हम सबको मिलकर रोकनी पड़ेगी। मैं अकेला नहीं रोक सकता हूँ, सरकार भी अकेले नहीं रोक सकती है, हम सबको इसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। जी सर, मैं आप सभी के क्वेश्चन चैट बॉक्स में पढ़ रही हूँ, आप सभी का टर्न आएगा, पर थोड़ी देर आप वेट करिए। अब अपना अगला सवाल पूछेंगे प्रिया करवरसा। थैंक यू माई दीदी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, सोए हो आप तो, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मेरा नाम पुनीता है, मैं संगरिया और मानगढ़ जिले से हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि राजनीति में युवाओं का भविष्य होश या जोश में कितना जुनून है? बेटा आपका जो सवाल है कि राजनीति में युवाओं का होश या जोश में कितना जुनून है, तो जुनून तो काफी है, और काफी जुनून है, और वो कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, और हमारे समाज के लिए, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, मतलब आपका जो आप लोग हो, हमारा भविष्य हो, आपके लिए, आपके हित के लिए हमारे अंदर बहुत काफी जोश जुनून है, और जोश जुनून रहेगा। मैं ये भी कहूंगा आप भी युवा हो तो आपके अंदर भी काफी जोश जुनून होना चाहिए हमारे क्षेत्र, हमारे देश और हमारे समाज के लिए। जी सर। अब नेहा खुशहाल अपना सवाल पूछे। नेहा, क्या आप हमें सुन सकती है? शायद वो हमारे बीच नहीं है। Good evening, sir. My name is Kushal Jain and I am from Guwahati, Assam. My question is, देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी ज्यादा अच्छी से संभाल सकती है या फिर बुजुर्ग लोग?
हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब हमारे देश को देश क्या है, मतलब देश एक भारत जैसे कि नाम है, इसकी भूमि है और वो राज्यों में बटा हुआ है और इन सभी राज्यों में जिले जिले हैं, जिलों में लोग रहते हैं। तो देश को आगे बढ़ाना है, मतलब हमारे सारे लोगों को विकसित करना है, सक्षम बनाना है। आपका जो सवाल है कि इसमें युवा का ज्यादा योगदान हो सकता है या बुजुर्गों का, इसमें आपका काफी डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने। दोनों का योगदान जरूरी है। ओनली फॉर युवा युवा ही रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी और बुजुर्ग ही रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। मेरा जो मानना है कि 70-30 का रेशो होना चाहिए। 70% यूथ मतलब 40 से अंडर और 30% जो 40-50 से ऊपर का होना चाहिए, क्योंकि युवा जितना समय दे पाता है, युवा जितना फील्ड में काम कर सकता है, युवा जितना समय निकाल सकता है और अध्ययन करें या फील्ड में काम करे और हर चीज मेहनत कर सकता है, वो एक युवा एज में हो सकती है। 50 साल के बाद वो ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती है। इसलिए आपका जो सवाल है कि दोनों का योगदान बहुत जरूरी है। 70-30 का रेशो मेरे हिसाब से होना चाहिए। जी सर, अब हिमांशु पुनिया अपना सवाल पूछे। हिमांशु, मैं बोलूं क्या? हिमांशु पुनिया अपना सवाल पूछे। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मोदी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन लाऊंगा। जब से मोदी सरकार आई है बिजली के दाम बढ़ गए हैं और गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। किसानों को 3 काले कानून भी वापस नहीं लिए गए। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। क्या कुछ कांग्रेस सरकार ऐसा कदम उठा सकती है जिससे महंगाई कम हो सके? बेटा, आपने तो जोरदार, आप पक्का राजनीति में आओगे। अच्छा सवाल किया। मैं तो एक ही चीज कहूंगा इस पे कि आप लोगों को इतना जागरूक बनना है, इतना सक्षम बनना है, इतना अध्ययन करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। और जो झूठे वादे कह के, जो झूठे वादे करके या झूठी बातें करके सत्ता में आते हैं, तो सत्ता में जनता ही उनको बेचती है, क्योंकि जनता वो समझ नहीं पाती है कि सही कौन है और गलत कौन है। तो आपको इतना सक्षम बनना है कि आप परख सको आने वाले समय में कि कौन लीडर सही है, कौन सी पार्टी सही है, कौन व्यक्ति सही है, गलत है। आपके अंदर सोच डेवलप करनी है कि, और पहचान करने की क्षमता डेवलप करनी है कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन व्यक्ति सही है, कौन सी विचारधारा सही है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। ये सोच जो होना था वो हो गया। सत्ता में जिसको आना था अभी और आगे 5 साल के लिए, लेकिन आने वाले समय में एक आप मत नहीं दे सकते हो। आप 18 साल होने के बाद आप वोटिंग करोगे, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आपके अभिभावक को कह सकोगे आप कि मम्मी पापा ये करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि आप समझ चुके हो जो सत्ता में, जो कि मैं उस बात पे ज्यादा नहीं आऊंगा, लेकिन आपको सक्षम बनना है सही गलत का फैसला करने के लिए। आपका काफी अच्छा सवाल रहा। जो आने थे वो आ गए, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो 2024 तक तो है सी, तो तब तक हम सबको मिलकर झेलना है और कोशिश रहेगी कि आपके जैसे लोग आगे आएंगे तो उसका समाधान आने वाले समय में अवश्य होगा। जी सर। दीदी मेरा नाम कब आएगा? दीदी प्लीज म्यूट अपने आप। आप सभी का टर्न आएगा, अपने आप को म्यूट रखिए, बीच में ना बोले। अब हमारी साथी सीमा शर्मा अपना सवाल पूछे। गुड आफ्टरनून सर, मैं अंश शर्मा, सनराइज चिल्ड्रन अकेडमी जयपुर से। मेरा आपसे ये सवाल है कि सर जैसे वो अनाथ आश्रम होते हैं बुजुर्ग के और बच्चों के, उन दोनों को एक कर दिया जाए तो बुजुर्गों को बच्चों का प्यार मिल जाएगा और जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलेगी, संस्कार, गुण, और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। बेटा काफी
मतलब बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मतलब बहुत अच्छी सवाल नहीं किया आपने, राय दी मुझे। और इस देश के और मतलब इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सबको आपने मतलब एक राय दे दी है, बहुत बड़ी राय दे दी है ये, और इसे हमें एक्सेप्ट करना। जैसे कि मेरा मेरा जो बर्थडे था इस बार दिस था, तो मैंने जन्म दिवस मैंने अनाथालय जो था हमारे डूंगरपुर जिले में अनाथालय है उसके अंदर जाके मनाया था। और मैंने वहां 2 घंटे गुजारे थे और वहां 130 बच्चे थे। उन बच्चों के साथ मैंने मेरा समय 2 घंटे गुजारा था मेरा जन्मदिन के दिन। तो उस दिन मुझे भी फील हुआ कि इन बच्चों का न तो संस्कार मिल पाएंगे पारिवारिक जो है, हम बचपन में हमारे दादा दादी से बहुत कुछ सीखते हैं, पुरानी कहानियां हैं, पुरानी बातें हैं, पुराना इतिहास है, संस्कार है, कैसे खान पान, कैसे रहन सहन, कैसे पहनावा, हर चीज हम सीखने मिलती है हमारे दादा दादी से और माता पिता से मिलती है। लेकिन जो अनाथालय में जो बच्चे उनसे वो चीज सुख नहीं मिलता है। तो आपका जो कहना है कि वो बहुत अच्छी चीज है, उस चीज को हमें सबको ग्रहण करना होगा। और आने वाले समय में जो बुजुर्गों के लिए जो है और अनाथालय है उन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, ताकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके अंदर एक चीज रहती है कि वो बच्चों के साथ रहे। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो दोनों को कहीं न कहीं सुख मिलेगा। बाकी बेहतर सवाल नहीं, आपका सुझाव रहा है बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, खूब खूब जोहार। जी सर, हमारी साथी ताशवी थैंक यू आपके सर। सवाल के लिए बहुत ही उत्सुक है। ताशवी, अपना सवाल पूछे। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का चांस दिया। सर, मेरा नाम तशवी शर्मा है और मैं अहमदाबाद जिले में रहती हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने कितने सारे साल बिताए होंगे जंगलों में, क्या आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? वहाँ जंगलों में लोगों को क्या क्या मुसीबतें हुई होंगी? बेटा, आपका जो बताया कि जैसे कि मार्केट के जो लोग होते हैं उनमें एक अलग से धारणा होती है कि जंगलों में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। मैं आपका ये जो कार्यक्रम 1 मिनट और लूंगा। मैं मेरे जो बड़े दीदी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका 2008 में सिलेक्शन हुआ था आरएस में, और मैं पहली बार शायद 2009 में जयपुर आया था मेडिकल के लिए। उनका मेडिकल करा रहे थे एसएमएस हॉस्पिटल में। तो 2009 में पहली बार मैंने जयपुर आया था। तो जयपुर जब आया था और शाम को हम निकल रहे थे, तो एक चाय वाली लारी थी, उस लारी वाले से मैंने पूछा, इस चाय वाली लारी वाले से मैंने पूछा कि डूंगरपुर की बस कितने बजे है? तो वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा कि आप डूंगरपुर से हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा आप आदिवासी हो? मैंने कहा हाँ। तो वो चौंक गया, वो एकदम चौंक गया। फिर उसने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसको कहा कि मेरे बड़ी बहन है, उसका आरएस में हुआ है, तो मैं सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, मेडिकल के लिए यहाँ पे आए हैं। तो वो चाय उबाल रहा था, उबालते उबालते वो खड़ा हो गया एकदम, जैसे कि करंट लग गया हो ऐसे। फिर कहने लगा कि आदिवासी लोग पढ़ते भी हैं क्या? तो उस समय मैंने महसूस किया कि मार्केट के लोगों में जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों के प्रति क्या धारणा होती है। मेरा जो आपने कहा था कि अनुभव, मैंने टॉपिक थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि वो आपको समझने के लिए। तो जंगल में जैसे कि हम पहाड़ी इलाका, पेड़ पौधे हैं, मतलब जहाँ प्रकृति है वो जंगल है, मतलब वास्तविक जो प्रकृति है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियां हैं, वो जंगल है। और हमारे जो घर हैं लगभग सब पसंद करते हैं, बहुत काफी पसंद करते हैं। और जीवन में जब तक परेशानियां कठिनाई नहीं आए तो वो जीवन भी नहीं कहलाता है। तो हम लोगों ने काफी कठिनाई परेशानियां झेली है, और आज भी कई लोग झेल रहे हैं। उनके घरों तक जाने के लिए 1-1 किलोमीटर तक कहीं न कहीं रास्ता नहीं मिलता है, उनको पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जा पाती है। पानी के लिए भी आधा किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता है। काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन सुख मिलता है काफी। जंगल में रहने से काफी सुख मिलता है, दुख के साथ साथ सुख भी काफी मिलता है। आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रखिए, आप सभी का टर्न लिया जाएगा। अब ऋषिकेश के नाम से जो हमारे साथ ज्वाइन हुई है वो अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर, मैं लक्ष्मी शर्मा जिले से। मेरा यह प्रश्न है कि राजस्थान सरकार को अस्थिर कर सरकार गिराने के लिए कुछ बड़े दल के राजनेताओं ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान सरकार को सुरक्षित रखा, जिसमें आपने अशोक गहलोत साहब का पूर्ण सहयोग किया, इसलिए आपको धन्यवाद। लेकिन जो लोग जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने में लगे हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार है? और आज भी सरकारें राजनेताओं के इशारे पर एमएलए, एमपी, बड़े व्यापारियों के फोन पर टैप किए जा रहे हैं,
इसमें आपके क्या विचार है? बेटा, आप तो राजनीति को बहुत नजदीक से जानने लग गए हो, शायद आपने काफी कुछ सीख लिया। आपका जो कहना है कि सही बात है कि इस देश में लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाती है और वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। सरपंच हो या एमएलए हो या एमपी हो, 5 साल के लिए है। तो जब ये अवसर आया था, हमें अनुमान भी नहीं था कि ये स्थिति बनेगी। और जब स्थिति बनी, हम जो पहले थे, हम भारतीय ट्राइबल पार्टी से आते हैं, 2 एमएलए थे। तो गहलोत जी की सरकार थी, जब अस्थिर नहीं हुई, इससे पहले हम लोगों को ज्यादा आस नहीं थी, क्योंकि ये था माइंड में कि हम बीटीपी से हैं, कांग्रेस की सरकार है, हमें हमारे कामकाज करेगी कि नहीं करेगी। फिर भी हम कामकाज देते थे, 10 काम देते थे तो 5 काम होते भी थे, ऐसा नहीं था काम नहीं होते थे। लेकिन जब स्थिति बनी तो हम लोगों ने भी सोचा है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है, हम कहीं न कहीं उनका साथ दे। तो हमने हालांकि उनका साथ दिया। और आज आपका जो कहना है कि कुछ फोन टेप हो रहे हैं, ये है वो है, मेरा जो है कि देश हित में और इस हमारे राज्य हित में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और सबको अपना अभिव्यक्ति का, अपने पर्सनल जीवन का जीने का अधिकार है। तो ये फोन टेपिंग जो चीज है, कई बार केंद्र सरकार पे भी आरोप लगते हैं, राज्य पे भी लगते हैं। तो मैं दोनों सरकारों को से कहना चाहूंगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उनको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और 5 साल के लिए सरकार रहनी चाहिए। धन्यवाद। जी सर, अब जानवी शर्मा अपना सवाल पूछे। सर, जानवी, क्या आप हमारे बीच है? जी, मैं कर सकता हूँ। भारतीय ट्राइबल पार्टी से हैं। मैम प्लीज मेरा नाम लीजिए। ये विधायक है आपकी पार्टी के। क्या ये आपके क्षेत्र के विकास के लिए, विकास कार्य के लिए सही है? क्या चीज आपके आवाज क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम लोग काफी धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। हम छोटी छोटी समस्या जो आती है उसका समाधान करते हैं, ठीक है। और हमारी जनता हमसे काफी खुश है और काफी आशा है हम लोगों से, क्योंकि जो पहले जो परिपाटी थी उस परिपाटी को हमने बदल दिया है। और आज काफी परिवर्तन आया है, हमारे लोगों के सोच में भी परिवर्तन आया है, काम में भी परिवर्तन आया है। जी, धन्यवाद। जी सर, अब मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है सर। हमारी ट्रेन नहीं आ रही है, 2-2 मिनट। ट्रेन को इनका का ट्रेन नहीं आया। आएगी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। हमारी ट्रेन नहीं आ रही है। मनीष, अपने आप को म्यूट रखिए। दीदी मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिएगा। जी, अब आप सभी अपने आप को म्यूट रखिए। कहा जाता है कि राजनीति में जोश होना चाहिए, लेकिन उसमें होश खो देना कहाँ तक सही है सर? राजनीतिक में जोश पूरा होना चाहिए, होश खो देना वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। एक ही लाइन में जवाब दूंगा, क्योंकि बाकी बहुत जने इंतजार कर रहे हैं और मुझे भी कहीं निकलना है, इसलिए टाइमिंग का भी देखते हुए मैं एक ही लाइन में जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद। जी सर, अब निशांत अपना सवाल पूछे। दीदी प्लीज मेरा भी मेरा टर्न कब आएगा? गुड इवनिंग सर। अपने आप एकेडमी स्कूल ऑफ क्लास 9। युवा पीढ़ी को देश की राजनीति में होश और जोश के साथ कैसे कार्य करना चाहिए? युवा पीढ़ी को इस देश की राजनीति में पहले तो समझना पड़ेगा कि राजनीतिक होती क्या है, और हम जिस पोस्ट पे हैं या जिस पदाधिकारी बने हुए किसी संगठन के, तो उसका दायित्व क्या है उसको समझना पड़ेगा। और हमारे देश की जो बेसिक चीजें हैं, हमारे लोगों की जो बेसिक आवश्यकता है, हम ये सोच ले कि हम बड़े लीडर बन जाए, लीडर बनने के बाद हम इतना आधुनिक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन बेसिक चीजों पे हमने हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं कराई, तो हम कितना भी आधुनिक बन जाएंगे, कितना भी कुछ बना लेंगे बड़ा, आने वाले समय में जो कोरोना आने के बाद हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की, हॉस्पिटलों की जो स्थिति सामने आई, वही स्थिति भविष्य में किसी और चीज के लिए सामने आ सकती है। इसलिए हमें बेसिक चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जी सर, आपको डिजिटल बाल मेला सीजन 2 बच्चों की सरकार कैसी होगा कंसेप्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आपको, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा।
आप सबको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप सबको हमेशा मतलब दिमाग में सवाल पैदा करने चाहिए अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस वाले लोगों से, ताकि इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आपको राजनीति के बारे में भी इंटरेस्टेड होना चाहिए। एक जो धारणा बनी हुई है कि बच्चों को राजनीति से दूर रहना चाहिए या राजनीतिक गंदी चीज होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों को भी भविष्य में इसी जगह कहीं ना कहीं आना है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो भी कहीं ना कहीं सरकार मतलब सरकार जो है उसके पक्ष में रहोगे, तो आप अच्छी सोच डेवलप नहीं करोगे राजनीति के बारे में, तो अच्छे लोग नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को काफी नुकसान हो जाएगा। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो हमारे देश का भविष्य खत्म हो जाएगा। सब लोगों को मैं कह रहा हूँ जो अच्छा है एक माइंड से निकाल देना है। आप लोगों ने आज मेरे जो संवाद किया इसके बाद से दिमाग से निकाल देना है कि राजनीति गंदी होती है, वो निकाल देना है। क्योंकि राजनीति एक शब्द है, उसको करने वाले लोग गंदे हो सकते हैं, कोई व्यक्ति गंदा हो सकता है, कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरी हमारे देश की जो राजनीति है वो नहीं हो सकती है। हमारे देश का जो व्यवस्था बनी हुई है, लोकतंत्र जो है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वो गलत नहीं हो सकती है। जिसके अंदर जाने वाला व्यक्ति गलत हो सकता है। इसलिए हमें माइंड से निकाल देना है कि राजनीति गंदी होती है, वो दिमाग से निकाल देना है। और आने वाले समय में आप सभी को कहीं राजनीति में आना, मैं कहता हूं कि आपको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जी सर, अब बारी है डिजिटल बाल मेला। सर मेरा सवाल, ललिता अपने आप को म्यूटेड रखिए, प्लीज रखिए, टाइम हो चुका है। अब डिजिटल बाल मेला के सबसे अहम किरदार को अंजाम देने की बारी है। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गुंज चाहिए। सर अब बारी है आज के लीडर की घोषणा करने की। तो आपकी नजर में आज का लीडर कौन है सर? मुझे पहले बता देते किसके सवाल में आपको मुझे पहले ही बता दिया होगा, नोटिस करता, मुझे जानकारी नहीं थी ये। एक तो मुझे ये अपने सोनम अख्तर जो है उन्होंने जो सवाल किए थे वो, और इसके बाद समीर शर्मा जो है, उन दोनों के सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे और उन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। सोनम अख्तर और सोनम अख्तर जो है सर उनका सवाल पूछा ही नहीं गया। सर मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, पर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। हाँ सोनम जी, आप पूछ लो। सर हमें मौका दीजिए। सर हम भी पूछना चाहते हैं। मैं भी पूछना चाहता हूँ। प्लीज सर आपको म्यूट। सर हाँ मैं बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलो बोलो बेटा। Okay, sir. Good evening, sir. My name is Shanam Akhtar and I am from Delhi. तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप अपने राजनीतिक करियर में आदिवासियों के वास्तविक मुद्दों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, जो कि एक प्रशंसा योग्य काम है। तो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन को लेकर आप किस प्रकार आदिवासियों के मार्ग प्रदर्शन करते हैं ताकि उन्हें भी अपने अधिकारों की जानकारी हो? आपने जो कहा बेटा कि आप आदिवासियों में काम करते हो, तो आपने जो कहा कि उनके अधिकारों को लेकर आप किस तरह से काम करते हो। हम लोगों ने जैसे कि हमारा देश जो देश आजाद हुआ 1947 में, 1950 में एक संविधान लागू हुआ और उस संविधान में सभी कम्युनिटी के लिए और सभी क्षेत्र के लिए एक अधिकार मतलब हुए कि और एक कानून बना। तो हमारे आदिवासियों के लिए भी एक विशेष प्रावधान है और आदिवासियों के लिए विशेष कानून बने हुए हैं। उनके उद्यान के लिए जैसे कि 244 वन 5वें अनुसूची जो कहते हैं, उनमें कहना है कि आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार है। तो उनके बारे में हमें आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे हैं अभी, जो बुजुर्ग हैं, उन सबको बताते हैं कि आदिवासियों के ये अधिकार है। उस अधिकार के माध्यम से हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं। ये अधिकार है, सारे अधिकारों के बारे में उनको बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं। आदिवासियों का जो इतिहास है, जैसे कि अपने बिरसा मुंडा जो एक महान व्यक्ति थे, जयपाल सिंह मुंडा की फैमिली से बिरसा मुंडा, उन्होंने काफी योगदान दिया
1857 की जो क्रांति हम कहते हैं हमारे देश की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, लेकिन इससे पहले आदिवासियों के अंदर एक क्रांति हुई थी जिसे हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभी भी मनाया था। सिंधु कान्हू करके दो व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो हम लोग अभी आदिवासी इलाके में इतिहास के बारे में, आदिवासियों का जो इतिहास है, उनका जो कल्चर है, क्योंकि आदिवासियों को कल्चर बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पहचान है और उनके जो अधिकार है उन अधिकारों को बेहतर काम करते हैं। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्लीज आइए क्वेश्चन, क्या मैं भी पूछ सकता हूँ? Thank you so much, sir. Thank you so much. सर मेरे को भी क्वेश्चन पूछना है। Thank you so much again for giving me the answer. क्या मैं भी पूछ सकता हूँ प्रश्न सर? प्लीज आइएगा क्वेश्चन। गौरव खत्री और मनीष Sir, can I ask you question? यस सर, मैं भी पूछना चाहता हूँ। आपके सबके सवाल में सर मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले सर मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले से हूँ। सर प्लीज आइए सर। कि आप सबकी जो सवाल है, आपकी सबकी जो भावना है, मैं समझ चुका हूँ। मेरे मेल पे मुझे ये डिजिटल बाल मेला का एक अहम किरदार है, इसीलिए सर प्लीज आज का लीडर की घोषणा कीजिए। सोनम अख्तर जो थी मेरी ओर से वो लीडर के रूप में, मतलब उनके जो सवाल थे उनका जो, क्योंकि उन्होंने पहले पूछा नहीं था, लेकिन जो अंदर मुझे दिख रहा था कि वो कुछ बेहतर पूछना चाह रहे हैं। सोनम अख्तर को मेरी थैंक यू सर। सर हमने वाला पूछा। पिछले साल सर आपने गहलोत सरकार को समर्थन किया था, इसमें आपकी क्या राय है? फॉर बीइंग अ टुडेज लीडर। सर आप हमारे क्वेश्चन कर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद व आभार प्रकट करने के लिए मैं ताशवी शर्मा को बुलाना चाहूंगी। ताशवी शर्मा। गुड इवनिंग सर। राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी कीमती समय निकालकर डिजिटल बाल मेला की पटल पर आए। आज आपसे बातें कर हमें भी आदिवासियों की समस्याओं को समझ पाए, वरना बच्चे इन सब से अनजान थे। जंगलों में भी विकास की लौ जगानी है, इसे पूरा करने की राजकुमार सर ने ठानी है। यूं ही अपनी मंजिल को पाते रहे। आपके उज्जवल भविष्य की आपको शुभकामनाएं देनी है। फिर से डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ताशवी जी, आपको भी, और आप सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे सवाल नहीं पूछ पाए वो निराश मत होना, आप लोग कभी न कभी और मिल जाएंगे अपन किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से। और आप सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आज जो था कि युवा राजनीतिक, युवा लीडर्स जोश में होश, तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा आप सबको जोश में रहना है हमेशा, ठीक है, लेकिन जोश में आके कभी होश नहीं खोना है। हमें हमारे अंदर हमेशा मतलब जानने की जो प्रवृत्ति, हर चीज को जानना है, हमें हमेशा ही दिमाग में होना चाहिए ये कैसे है, ये क्या है, जानने की चीज, मतलब एक ये दिमाग में होना चाहिए, हमें हर चीज जानना है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, जो जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछ पाए उनसे मैं माफी चाहूंगा, और कहीं न कहीं और जुड़ जाएंगे। आप सबको ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहना चाहिए। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जवाहर। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे हटा दिया। आज मेरे जिन फ्रेंड्स के सवाल नहीं हो पाए, कल उनके सवाल सबसे पहले लिए जाएंगे, इसीलिए आप निराश ना होए। Thank you everyone for joining on the Digital Bal Mela platform. Bye bye. Stay home. Stay safe. धन्यवाद धन्यवाद। Bye. Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you. जानवी दीदी मेरी 2-3 दिन से माई दीदी, जानवी दीदी मेरी 2-3 दिन से टर्न नहीं आ रही है।